Hello everyone. We are discussing application of biotechnology. Today we will discuss some more application of biotechnology. आपके सामने जो पहली स्लाइड है that is example of some transgenic organism. Transgenic organism means organism which are having foreign gene, they express foreign gene and are having some new characters जो naturally उनमें नहीं है. सो इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और GMO भी कहेंगे. यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक शिप डॉली. अब हाउ डॉली वॉज कंस्ट्रक्टेड थोड़ा सा पढ़ लेते, मेन पॉइंट्स आपको याद हो. दिस इज ए शिप फ्रॉम विच एग सेल वॉज टेकन. दिस इज स्कॉटिश ब्लैक फिश. एग सेल वॉज टेकन एंड इट्स न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड. ठीक है, इट्स न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड और degenerated. This is fin dorset from memory cell. Udders हम कहते हैं टीथ्स को. तो शिप के अडर्स से जो मेमरी सेल्स है, it was taken, its nucleus was inserted into this enucleated cell. So nucleus was taken from fin dorset. It means जो जीन है they are coming from fin dorset. Now this egg cell was fertilized. Embryo was not fertilized, sorry, because again it is a 2n, memory cell is a 2n, so it was stimulated to divide and blastocyst was developed and then it was transferred to surrogate mother, and this surrogate mother gave rise to a ship which is known as Dolly. Though Dolly was not able to survive for a very long period of time, but इसने एक रास्ता डेवलप किया कि yes, we can create transgenic organism. इसके बाद ट्रांसजेनिक रैबिट्स हैव बीन क्रिएटेड. दिस इज ए बनी विच वॉज हैविंग एनहांस्ड ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन जीन. सो देखो ग्रीन कलर का है ये. ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड. नेम ऑफ द बनी इज एल्बा. So this was created in 2000. So transgenic rabbits have been created. First transgenic monkey, ND. एनडी का जो नाम है दैट इज फ्रॉम इंसर्टेड डीएनए और स्पेल्ड बैकवर्ड किया हुआ है इन्होंने एनडी. आई फॉर इंसर्टेड डीएनए. एनडी स्टैंड फॉर इंसर्टेड डीएनए. अगेन दिस वाज हैविंग ग्रीन फ्लोरिसेंस प्रोटीन. Foreign gene was green fluorescence protein, and this was the first transgenic monkey developed and born in 2000. So it again created a path that time is we are no for that human can also be developed by this method. We can also modify genes of some other organism. So these are example of transgenic animals. इसके अलावा बहुत सारी जो माइस हैं they have been developed. अलग अलग जो है प्रोसेस में हमने अलग अलग तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया. ट्रांसजेनिक पिग्स हैव बीन डेवलप्ड एंड दीज पिग्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन ऑर्गन, इवन ह्यूमन ऑर्गन्स. एंड इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं एंड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, हीमोफीलिया के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर 8 and 9 है, दे आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसजेनिक पिग. इकोलाई हमने पीछे पढ़ा है, ट्रांसजेनिक इकोलाई फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. Now coming to significance of transgenic organism. जो transgenic organism है they are very useful. फर्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं दैट इज यूज ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इन वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. जो भी वैक्सीन ह्यूमन को दी जाती है वो सबसे पहले उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है एनिमल्स पर. सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डेवलप्ड. अब हमें क्या जरूरत है ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करने की? हम सीधा उन्हीं एनिमल्स को पे क्यों टेस्ट नहीं कर सकते? रीजन इज कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनको इस तरीके से डेवलप किया जाता है दैट दे आर मेड सेंसिटिव टू वैक्सीन. क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन हम किसी पर्सन को देते हैं तो बहुत कम लोगों में ये हो सकता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कि वो वैक्सीन एलर्जी क्रिएट करे एंड माइट बी लाइफ रिस्की या कुछ साइड इफेक्ट्स हों. तो जितने भी हम ह्यूमन ट्रायल भी करते हैं वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले, लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर में होगा, कुछ थाउजेंड्स पे होगा, आप मिलियंस या ट्रिलियंस पे नहीं कर सकते. तो उससे पहले क्या होता है कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वॉट एवर वैक्सीन इज गिवन टू किड्स
और अडल्ट ये सेफ होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जानबूझकर ऐसे एनिमल्स क्रिएट करेंगे विच आर सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। फिर हम वैक्सीन उसमें इंजेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो वैक्सीन कोई साइड इफेक्ट देती है या नहीं, वेदर इट इज सेफ और अनसेफ। सो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग में ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड एंड दे आर यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। आज की डेट में जो पोलियो वैक्सीन है उसको उसकी सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम माइस का यूज कर रहे हैं। अर्लियर वी वर यूजिंग चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी को डील करना जो है बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू माइस, और उसको जो है उसके फूड का अरेंजमेंट भी अगर हम देखें तो वो भी कॉस्टली होगा। सो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। सो दिस इज वन vaccine safety testing. Second use of transgenic animal is chemical safety testing. Same principle पे वर्क करेगा थ्रू आउट डे। अगर हम देखें वी यूज सो मैनी केमिकल्स, जो डेली हमारी लाइफ में नए नए केमिकल्स ऐड हो रहे हैं। ये जो केमिकल्स हैं वेदर दे आर हैविंग लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग और नॉट, इनको चेक करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड। इन एनिमल्स की डिजाइनिंग अगेन हम उसी तरीके से करेंगे दैट दे आर मेड मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस, और फिर हम टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर करेंगे और फिर हम जानेंगे कि whether any side effects are there or not, whether these chemicals will create allergy or some type of immunological reactions, or they might be life threatening. So this is one more use of transgenic animal. So one is vaccine safety testing, second is chemical safety testing. Now third significance of transgenic organism is study of the disease. यहाँ पर we are trying to develop disease model. बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेज हैं ह्यूमन बीइंग में, एंड टिल डेट वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज. सो हियर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट transgenic animals having particular type of disease. What will be the benefit? This will help in understanding of the disease, that how the disease develop, which parts of body are affected, whether it is a dangerous or less severe disease, and अगर हमारे पास कोई medication है उसका भी हम ट्रायल कर सकते हैं, whether this medication is कोई भी प्रोसेस है उसको ट्रीट करने का, जीन थेरेपी है, वेदर दिस प्रोसेस इज वैलिड और नॉट. सो फॉर डिफरेंट जेनेटिक डिजीजेस disease model are there. So disease model are there for cancer, for cystic fibrosis, for rheumatoid arthritis. कैंसर उसके अंदर जो है थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे. सिस्टिक फाइब्रोसिस अगेन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होता है. rheumatoid arthritis इज ए डिजीज ऑफ ज्वाइंट्स. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पर जो एंटीबॉडीज हैं वो ज्वाइंट टिश्यू को डैमेज करती हैं. एल्जीमर डिजीज इज रिलेटेड with brain characterized by dementia. Dementia means loss of the memory. So so many other genetic diseases के लिए जो disease model they exist, और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि particular type of disease कैसे develop होगी, कौन कौन से organ पर असर होगा, और disease होने के बाद person की जो life longevity है उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, कितने साल तक person जो animal है वो जिंदा रह पाएगा नहीं रह पाएगा. तो better understanding में हेल्प करेगा, और हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं कि अगर हमें कोई थेरेपी यूज करना है उस डिजीज को ट्रीट करने की तो उसका भी फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वेदर दिस थेरेपी विल वर्क और नॉट. सो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जेनेटिक डिजीज के मॉडल होंगे, बिकॉज डिजीज मॉडल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसजेनिक जेनेटिक डिजीज के ही होंगे. डिजीज मॉडल एग्जिस्ट फॉर सेवरल अदर डिजीज ऑल्सो. जैसे डिजीज मॉडल एग्जिस्ट फॉर काला आजार, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. तो उनमें भी हमारा जो मेन एम है वो यही रहता है कि हमें ये समझना है कि हाउ द डिजीज डेवलप, किस तरीके से डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है उनका इफेक्ट हमें ट्रायल करने के लिए भी हम उन्हें एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म हैविंग जीन which results in development of the disease. So one more significance of transgenic organism is to
study particular disease. Significance of transgenic organism में now we will discuss biological products. Biological products means प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट सिंथेसाइज्ड, विद द रिजल्ट पर्सन विल सफर फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स. जैसे पीछे हमने जो एग्जांपल लिया डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं होता है, ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म में पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है, जिन पर्सन्स को अगर हम कहें क्लोटिंग की प्रॉब्लम है, हीमोफीलिया है, वहां पर क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज नहीं होते हैं. एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी में एडीए एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज्ड. फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज्ड एंड लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. अब इन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हमें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है. अगर इन प्रोडक्ट्स को लेबोरेटरी में हम बनाना चाहें तो या तो इनका जो प्रोसीजर है वो दैट इज वेरी कॉस्टली, या हम अभी तक उनका प्रोसेस डिजाइन नहीं कर पाए हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, कौन सा जो पाथवे है, मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये केमिकल सिंथेसाइज होंगे. तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है कि क्यों ना इन प्रोडक्ट को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रोड्यूस करें एट ए वेरी लार्ज लेवल. सो हियर कम्स यूज ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में उस जीन को इंसर्ट करेंगे, उस जीन को सबसे पहले हम उस जीन को यूज करके ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट करेंगे ताकि उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जा सके. सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ेंगे एडीए एंजाइम. एडीए एंजाइम हमें मालूम है कि एडीए एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम है, और जिन चिल्ड्रंस में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है उनको हम क्योर कर सकते हैं बाय गिविंग ADA enzyme at regular interval. One more example is of transgenic cow. काव का नाम है रोजी, बोर्न हुई 1997 में, और इस काव में ह्यूमन का जीन है alpha lect albumin. Actually this lect albumin protein is present in human milk. जो मदर अपने बेबीज को फीड नहीं करा पाती है किसी भी वजह से, या जिन बच्चों को अपनी मदर का मिल्क अवेलेबल नहीं होता, उन्हें हम इस काव का मिल्क ऑफर कर सकते हैं बिकॉज जो काव का जो मिल्क है उसमें अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और अमाउंट इज 2.4 ग्राम पर लीटर. ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है. सो ट्रांसजेनिक काउ नेम इज रोजी, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, और कौन सा प्रोटीन? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन. तो ये मिल्क ज्यादा बैलेंस्ड है देन नॉर्मल काउ मिल्क. One more example is alpha-1 antitrypsin. Alpha-1 antitrypsin is a protein which is used to treat emphysema. एम्फाइसीमा डिजीज को ट्रीट करने के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का यूज होता है. अब अगर हम बात करें एम्फाइसीमा की, एम्फाइसीमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें जो हमारी लंग्स हैं वो एबनॉर्मली डिस्टेंड रहती हैं. डिस्टेंड का मतलब होता है फूली हुई रहना, उनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी कम हो जाती है. अगर आपको याद हो हमारी लंग कॉन्ट्रैक्ट कब करती हैं? एक्सेलेशन के दौरान. डिजीज में होता क्या है? एल्वियोलर सेप्टा डिसोल्व हो जाते हैं, लंग का इलास्टिक टिश्यू कम होगा तो लंग में पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम रहेगी. एक्सेलेशन के दौरान लंग अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो तब भी वो डिस्टेंडेड ही रहेंगी और भरी हुई रहेंगी एयर से. एम्फाइसीमा का मतलब होता है इन्फ्लेटेड. तो अगर लंग से एयर बाहर नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली फ्रेश एयर की जो एंट्री है वो भी कम होगी. सो दिस इज एम्फाइसीमा. अब एम्फाइसीमा में जो एल्वियोलर सेप्टा है वो डिसोल्व किस वजह से हुए हैं? उसके दो रीजन है. एम्फाइसीमा दो तरह की होती है, एक होती है एक्वायर्ड और एक होती है जेनेटिक. एक्वायर्ड आपने 11th क्लास में पढ़ी है और वहां पर हमने रीजन दिया कि जो एम्फाइसीमा है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है. When a person smoke cigarette, तो सिगरेट के जो बिल्कुल माइन्यूट जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो म्यूकस एंट्रैप नहीं कर पाती है और वो नोज के थ्रू धीरे 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 एल्वियोलाई में चले जाते हैं, और जब वो एल्वियोलाई में सेटल होंगे दे विल कॉज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के दौरान जो WBCs हैं वो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रिलीज करती है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. अब
ये तो हो गया एक्वायर्ड एम्फाइसीमा, क्योंकि जो सिगरेट स्मोक है वो जो स्मोक है वो लंग्स में परसिस्टेंट रहेगा, परमानेंट रहेगा, और वो हर वक्त इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कोज करते रहेंगे। तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल एंजाइम्स जो रिलीज करेगी, उन एंजाइम की वजह से जो एल्वियोलर सेप्टा है वो डिग्रेड हो जाते हैं। एंड वन सच एंजाइम इज इलास्टेज। न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम रिलीज करती हैं जो एल्वियोलर सेप्टा के इलास्टिक टिश्यू को डैमेज कर देता है। ना व्हाट इज जेनेटिक एम्फाइसीमा? जेनेटिक एम्फाइसीमा में क्या होगा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज्ड। अब हम हर वक्त जो एयर है जो हम नोज के थ्रू इनहेल कर रहे हैं, दैट एयर इज हैविंग डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? लंग एल्वियोलाई में, एंड दे विल कॉज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के दौरान न्यूट्रोफिल क्या रिलीज करेंगी? इलास्टेज एंजाइम। अब ये इलास्टेज एंजाइम इलास्टिक टिश्यू को डिग्रेड करता रहेगा। नॉर्मल पर्सन में इलास्टेज एंजाइम थोड़ी देर बाद डिग्रेड हो जाएगा। किसकी वजह से? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। लेकिन जिस पर्सन को जेनेटिक डिजीज है, कौन सी? एम्फाइसीमा। जेनेटिक एम्फाइसीमा है, उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, और जिसकी वजह से जो इलास्टेज एंजाइम है वो एक्टिव रहेगा और वो एल्वियोलर सेप्टा को डिग्रेड करता रहेगा। तो दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? It will inhibit activity of enzyme elastase. Elastase will digest protein. तो इसलिए इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीएज इनहिबिटर। एक बार फिर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आपको लर्न करने हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज ए प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, और ये करता क्या है? ये इनएक्टिव करता है इलास्टेज एंजाइम को जो न्यूट्रोफिल ने रिलीज किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अगर इलास्टेज एंजाइम डिग्रेड नहीं होता है तो ये लंग के इलास्टिक टिश्यू को डैमेज करता रहेगा, जिसकी वजह से एल्वियोलर सेप्टा डिसोल्व और लंग में इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है, जिससे लंग की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी कम हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इन प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। Now, one more significance of transgenic organism is they are used to study normal physiology and development. What does it mean? In our body, different genes are responsible for different functioning. So, a particular gene का जो function है वो हम कैसे find out कर सकते हैं? We will create transgenic organism in which functioning of that particular gene is blocked by modifying its DNA sequence. यानी कि कोई भी particular gene का मान लीजिए हमें function study करना है तो हम क्या करेंगे? transgenic organism create करेंगे जिसमें उस gene के function को हम क्या करेंगे? उस gene के जो सीक्वेंस है उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि वो जीन एक्सप्रेस ना हो एंड दैट प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज्ड। और फिर हम देखेंगे कि उसके एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और हम ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट करते हैं जिसमें insulin like growth factor is not synthesized. So in absence of this factor, what will be effect on body? That can be studied. So these are different ways by which transgenic organism can be used. Genetic Engineering Approval Committee, GEAC. This is an organization set up by Indian government, और इस organization का काम क्या है? To permit use of GMO. जितने भी genetically modified organism हैं या उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की कॉमर्शियल एप्लीकेशन को परमिट करना आफ्टर चेकिंग सेफ्टी की, वेदर दे आर सेफ फॉर ह्यूमन यूज और नॉट। और ये इस पर भी जो है चेक रखते हैं कि कोई भी जीएम रिसर्च है उसकी जो वैलिडिटी है दैट इज वैलिड और नॉट, उस पे ह्यूमन पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा इट ऑल्सो अडॉप्ट प्रोसीजर्स फॉर रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन
प्रोडक्शन, सेल, इंपोर्ट, यूज ऑफ जीएमओ, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर चेक रखता है और एक क्लोज वॉच रखती है। और अगर मान लीजिए कोई जीएमओ है जो वैलिड हो गया है और प्रूव हो गया है कि यस इट इज गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को भी कोई इम्बैलेंस या कोई भी नेगेटिव इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, सो उसके बाद हम उसे लॉन्च कर देते हैं और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे अलाउ करती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें एथिकल इश्यूज को भी ध्यान में रखना है। अब एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स का मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक सोसाइटी सेटअप करते हैं उनको हम एथिक्स कहते हैं। ईमानदारी से रिलेटेड होते हैं, जो इंटेग्रिटी को, नेशन के अपने एथिक्स हैं, रिलीजन के अपने एथिक्स हैं, हर फैमिली के भी अपने एथिक्स हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, और यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, इस तरह के प्रोफेशंस में आपको अपने आगे लाइफ में आप इस तरह के प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, ये नहीं करते। तो सब जगह के एथिक्स, इसी तरह बायो के भी एथिक्स हैं। तो बायो के एथिक्स क्या हैं कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें जो रिसर्च पर्सन है दे हैव टू बी ऑनेस्ट, उनको अपना ही काम पब्लिश कराना है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का जो वर्क है उसको चोरी किया और उसको रीमॉडिफाई करके उसको अपने नाम पर पब्लिश करा लिया। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर लोगों ने किसी दूसरे के वर्क को अपने नाम से पब्लिश कराया एंड गॉट नेम एंड फेम। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट। इसके अलावा जो भी इसमें बायो एथिक्स में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि अगर हम किसी भी एनिमल का जीन ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी आर इन डाइल्यूटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर मान करके हम तो बिहेव भी करते हैं ऐसा कि अगर हमारा जो खाना है वो किसी एनिमल ने टच कर दिया है तो हम उसे ईट नहीं करते कि अब ये खराब हो गया। तो अगर एनिमल के जीन हम में आते हैं तो जो ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एनिमल में एग्रेशन है, डोमिनेंस है, और जो उनमें जो एनिमल नेचर है वो ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस होगा और जिससे ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा? डाइल्यूट। दूसरा, माइक्रोब्स को हम लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज अमाउंट। इसका मतलब जो माइक्रोब का जो स्टेटस है वो लाइफ का ना होकर फैक्ट्री का हो गया है, जबकि हमारे बायो एथिक्स क्या कहते हैं? हर एक लाइफ को इस प्लानट पर रहने का अधिकार है। जैसे ह्यूमन बीइंग रह रहा है डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके, इसी तरह ईच एंड एवरी स्पीसीज इज हैविंग इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट शुड बी अलाउड टू लिव। अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ह्यूमन बीइंग से पहले बाकी स्पीसीज आई हैं, तो इस हिसाब से भी उनका और ज्यादा राइट है, हमसे ज्यादा राइट है। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हमने डिजीज मॉडल क्रिएट करे, इट मीन्स हम एनिमल्स को सफरिंग्स दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि डिजीज मॉडल जेनेटिक डिजीज के लिए भी, बाकी जो पैथोजेनिक डिजीज है उनके लिए भी है। जैसे मान लीजिए आपको काला आजार का डिजीज मॉडल डेवलप करना है तो आप क्या करेंगे? एनिमल लेंगे, जैसे माइस लिया और माइस में इंजेक्शन डालेंगे लिशमानिया का। सोचिए उसको वो डिजीज होगी और कितना पेनफुल होगा उसके लिए, और उसको भी सफरिंग्स मिल रही हैं हमारी वजह से, तो ये भी बायो एथिक्स के अगेंस्ट है। राइट, सो दैट इज ऑल। ये जितने भी एथिकल इश्यूज हैं जीएमओ से रिलेटेड या जो भी उनको लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, कौन कौन सी रिसर्च होनी चाहिए, इन सब की वैलिडिटी को कौन अप्रूव करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बायो पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है राइट, अधिकार। जैसे इवन अपने घर में जितने भी आइटम्स यूज होते हैं जो लार्ज स्केल पे जो कंपनीज हैं उनके द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं, उनका एक ट्रेडमार्क होता है, एक अपना डिजाइन होता है, जो कवर होता है उसका भी डिजाइन होता है, एक उनका लोगो होता है, ये सब पेटेंटेड होते हैं। बायो पेटेंट मतलब पेटेंट रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो पेटेंट है, राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देती है राइट इन्वेंटर को, जिसने खोज करी है, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उसका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन ना कर सके। जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उससे, उस प्रोडक्ट का इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। तो आज की डेट में जो पेटेंट्स हैं दे आर ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज, और जो प्रोडक्ट्स वहां से मिले हैं पेटेंट किस किस के लिए ग्रांट करा
है पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर न्यूली आइडेंटिफाइड बैक्टीरियल स्ट्रेन और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। कोई नया इंडिविजुअल या कोई नई स्पीसीज या स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुई है, कोई नई सेल लाइन डेवलप की है, डीएनए सीक्वेंस, कोई नया जीन उन्होंने आइडेंटिफाई किया है या उस जीन की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया है। इन नोवल टेक्नोलॉजी, जैसे पीछे हमने पढ़ा था आरडीएनए टेक्नोलॉजी और आरएनए इंटरफेरेंस, कोई नोवल टेक्नोलॉजी उन्होंने डिजाइन की है, कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया है या कोई नया प्रोडक्ट बनाया है या उस प्रोडक्ट का प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया है। सो बायो पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर डिफरेंट फॉलोइंग एस्पेक्ट्स जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े। कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम कि अब माइंड में क्वेश्चन आता है, बायोपायरेसी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ बायो पेटेंट। बायो पेटेंट की जरूरत क्यों है? जैसा बायो पेटेंट हमने कहा, राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। गवर्नमेंट देती है राइट इन्वेंटर को ताकि उसकी इन्वेंशन का अनऑथोराइज्ड यूज ना हो सके, उसकी परमिशन के बिना। लेकिन हमें मालूम है ऐसा हो रहा है और उसको रोकने के लिए बायो पेटेंट दिए गए हैं। नाउ वाई बायो पेटेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि क्यों हमें लगा कि बायो पेटेंट ग्रांट होने चाहिए? रीजन इज बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की या कोई सेल लाइन है या कोई बैक्टीरिया है, कोई नया प्रोसेस है, कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नया जीन है, इवन ट्रेडिशनल नॉलेज भी अगर किसी कंट्री की है और उसे हम बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं, दैट इज बायो पायरेसी। और मोस्टली जो बायो पायरेसी के एग्जाम्पल है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में हैं। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेटर हैं, बट दे आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जबकि जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशन है उनमें मनी कम है, दे आर पुअर इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज बट रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। और यही वजह है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज की बायोपायरेसी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज की डेट में जो बायोपायरेसी है उनके केसेस ज्यादा हो रहे हैं और उनको अवॉइड कर, उन पर कंट्रोल रखने के लिए, उन पर चेक रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? बायो पेटेंट की। और यही वजह है कि इंडियन पार्लियामेंट ने भी सेकंड अमेंडमेंट किया है इंडियन पेटेंट बिल में, जो पेटेंट से रिलेटेड या पायरेसी से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज को कंट्रोल करता है। सो बायो पायरेसी मतलब किसी और के बायो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यूज करना, उसको हम कहेंगे बायो पायरेसी। There are so many examples of biopiracy, but as per our syllabus हम इंडिया से रिलेटेड 3 केसेस यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला केस है बासमती राइस का। बासमती राइस की 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटीज है इंडिया में, और अगर हम देखें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी राइस की इंडिया में है। 27 वैरायटीज, डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है हमारे पास बासमती राइस की। हुआ क्या, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी राइस टेक ने जो बासमती राइस पर एक पेटेंट हासिल किया, और ये जो पेटेंट है, इस पेटेंट का जो एरिया है दैट वाज वेरी ब्रॉड, और जिसकी वजह से जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको अपना बासमती सेल करने के लिए भी इस कंपनी को, जिन्होंने पेटेंट जो है अवार्ड करवाया था अपने नाम, उनको उनसे परमिशन लेनी पड़ रही थी और उनको मनी देना पड़ रहा था। यानी कि हमारा सामान हमें ही बेचने के लिए दूसरों से परमिशन लेनी पड़ रही है। और एक्चुअल में ये जो वैरायटी थी, जो जिसके बेस पर, जिसको इन्होंने नई वैरायटी मानकर पेटेंट हासिल किया था, दैट वैरायटी वाज एक्चुअली वैरायटी, इंडियन वैरायटी को उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस किया, और उससे जो नई वैरायटी डेवलप की उसको उन्होंने एक न्यू इन्वेंशन का नाम दिया। बाद में जो है इंडिया ने यूएस के सामने अपना मैटर रखा, और उन्होंने यूएस को थ्रेट भी किया कि अगर वो नहीं मानेंगे तो वो इस मैटर को
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाएंगे और उसके बाद जो है जो राइस टेक है फाइनली लॉस्ट मोस्ट ऑफ द क्लेम ऑफ द पेटेंट। तो आपको यहाँ पर इतना लंबी स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने इसलिए शेयर किया ताकि आपको ध्यान रहे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन सी जो वैरायटी है वो यूएस ऑफिस के थ्रू राइस टेक कंपनी ने पेटेंट कराई, दैट इज बासमती राइस। और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है बासमती राइस की इंडिया में। और जो पेटेंट किसके लिए था वो आप थोड़ा लर्न कर सकते हैं कि जो न्यू वैरायटी है बासमती की, दैट वाज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग इंडियन वैरायटी विद सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, अगर नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ नीम। यूरोपियन patent office again granted a patent on fungicidal use of neem oil. Patent was granted for fungicidal use of neem oil. Actually this patent was granted on extraction technique. लेकिन अगर हम हेडिंग को देखें कि पेटेंट किसके लिए ग्रांट किया है, फंजीसाइडल यूज ऑफ नीम ऑयल, तो इस पेटेंट को पढ़कर इंडियन जो पीपल हैं उन्होंने ये समझा कि नीम की फंजीसाइडल प्रॉपर्टी के का जो फीचर है उसको पेटेंट कराया है। अब इंडियन लोगों को, हम सबको ये मालूम है कि नीम के अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टी है, काफी लंबे टाइम से हम नीम को वाउंड हीलिंग के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो इंडिया के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात आई कि जो पेटेंट है दैट इज रॉन्ग, और उसके अगेंस्ट लोगों ने केस फाइल किया। बट जब केस को उन्होंने डिटेल में स्टडी किया तो एक्चुअली जो पेटेंट था वो फंजीसाइडल यूज ऑफ नीम ऑयल पर नहीं था, एक्चुअली इट वाज ऑन प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नीम ऑयल फ्रॉम द नीम, एंड सो केस वाज डिसमिस्ड। नाउ इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे टर्मरिक का। टर्मरिक के केस में क्या हुआ, टर्मरिक है यूएस पेटेंट, अगेन यूएस का ही एग्जांपल है। यूएस पेटेंट ऑन टर्मरिक वाज अवार्डेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर इन मई 1995। अब यूज ऑफ टर्मरिक इन वाउंड हीलिंग पर उनको पेटेंट मिला। अब आगे ना ये इट इज वेरी कॉमन, अपने यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जो टर्मरिक है उसका यूज हम वाउंड हीलिंग में करते हैं। सो अगेन जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है क्वेश्चन मार्क लगाया कि व्हाई दिस पेटेंट इज ग्रांटेड, बिकॉज ये जो अपना इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको उसके बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है। तो कुछ महीनों के सबमिशन के बाद फाइनली इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट यूज ऑफ टर्मरिक एज ए हीलिंग एजेंट वाउंड वाज वेरी वेल नोन इन इंडिया for century, and this case was dismissed and this patent was taken back. So that's all about example of biopiracy concerned with India, that is basmati rice, neem and turmeric. एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम पढ़ेंगे बायोपायरेसी का, अफ्रीकन प्लांट पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजिना। पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजिना इज ए वेस्ट अफ्रीकन प्लांट, और इस प्लांट में मिलता है एक वेरी स्वीट प्रोटीन 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन? ब्राजीन। एंड दिस ब्राजीन इज यूज्ड एज लो कैलोरी स्वीटनर एंड कैन बी गिवन टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। कैलोरी नहीं है क्योंकि प्रोटीन है तो कैलोरी मिलेंगी नहीं, और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको हम दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यूएसए ने इस ब्राजीन प्रोटीन के जीन को सीक्वेंस किया और आइसोलेट किया, और फिर उन्होंने इसका जो है प्रपोजल रखा कि इस जीन को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, मेज में, ताकि जो मेज के सीड्स हैं, मेज कर्नल्स हैं, उनमें ये जीन एक्सप्रेस हो, और जो कॉर्न सीड्स हैं उनमें जो ब्राजीन है वो प्रेजेंट हो, ताकि मेज से फिर हम किसको एक्सट्रैक्ट कर सके, ब्राजीन को, एंड दैट कैन बी सोल्ड एज ए लो कैलोरी स्वीटनर। सो ये प्लांट था वेस्ट अफ्रीका का, लेकिन इसकी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज किया यूएसए ने, तो ये भी एक बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है। और अगर हम देखें कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, तो जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं
अगर ऐसा हो जाता है तो जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनको लॉस रहेगा, और वो कंट्री जहां पर मक्का का प्रोडक्शन ज्यादा है दे विल बी एट बेनिफिट. सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी. सो बाय शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर दैट कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है दैट इज ऑल्सो ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस. वाई? देखो, ट्रेडिशनल नॉलेज से कितने सालों से कुछ कुछ प्लांट्स और उनके अलग अलग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट को आइडिया हो जाता है कि इस प्लांट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये यूज कर रहे हैं. फिर अपने पास ये भी है कि हम उसके स्टेम यूज करते हैं या लीव्स को यूज करते हैं या रूट्स को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. तो ये साइंटिस्ट को एक आइडिया देता है, डायरेक्शन देता है, तो उससे उसका टाइम भी बचता है, उसका मनी भी बचता है, उसके जो रिजल्ट्स मिलने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं. तो हमें अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए.